जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो। प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, अपन पीछे वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता होगा हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था। मैंने आपको लास्ट टाइम पे गति का नियम पढ़ाया था और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब मैं आपको बराबर आपसे जुड़ा रहूँगा। आप जो भी समस्या है आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। अपन ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा अपन मुद्दे पर आते हैं। आपको पता होगा कि अपन क्या पढ़ रहे थे। अपनी चीज चल रही थी गति के नियम। अपना क्या टॉपिक चल रहा था साथियों? अपना नियम चल रहा था गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। अगर मैं बात करूं गति के नियमों की, तो गति के नियमों को मैंने लास्ट क्लास में 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में किया था? 3 भागों में। एक बार अपन पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि और भी लोग मुझसे जुड़ पाए। जैसे मैं बात करूं गति का पहला नियम, गति का सेकंड नियम और गति का थर्ड नियम। अगर मैं बात करूं गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, अगर मैं बात करूं गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगर मैं और आपसे बताऊं कि इसको किस किताब में लिखा गया था, कहने का मतलब न्यूटन ने गति के नियमों को किस किताब में लिखा था, उस किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। क्या नाम था साथियों? प्रिंसिपिया। उम्मीद करता हूं कि ये डाटा आपने पिछली क्लास से पढ़े होंगे। नमस्ते नमस्ते, राम राम। देखो अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया, न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? 3 हैं अपने पास। अगर मैं बात करूं पहला, दूसरा और तीसरा, मैं अगर आपको बताऊं कि ये नियम दिए किसने थे, ये नियम न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे साथियों? न्यूटन ने दिए थे। फिर मैं अगर बताऊं कि ये नियम किस किताब में लिखे थे, ये किताब प्रिंसिपल नामक थी। अगर मैं बात करूं ये नियम कब दिए गए थे, ये नियम 1687 में दिए गए थे। कब दिए गए थे साथियों? 1687 में दिए गए थे। सर जी राम राम, राम राम। देखो अपने पास ये 3 नियम थे। मैंने आपसे ये पहला नियम भी करवा दिया, मैंने आपको ये दूसरा नियम भी करवा दिया। आज अपन कौन सा नियम सीखेंगे? तीसरा नियम सीखेंगे। एक बार अपन तीसरे नियम में जाने से पहले एक बार मैं आपको दूसरे नियम को दोबारा से बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। देखिए अपने पास क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि संवेग में परिवर्तन की दर, दूसरा नियम मैंने आपको क्या बताया था? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। देखो अगर मैं बात करूं संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। गुरुजी पांव लागू, पांव पांव। देखो एक बार गौर करिए आप, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। एक बार यहां पे गौर करना इस परिभाषा के ऊपर। ये परिभाषा अपन को क्या कर रही है? देखो संवेग में परिवर्तन की दर। देखो आपको अगर कोई भी चीज आसान करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें अपन को समझनी पड़ेगी। देखो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और भौतिक विज्ञान की परिभाषा में आपको कहीं भी नाम क्या दिखता है, अगर आपको नाम दर दिखता है तो आपको हमेशा बट्टा समय करना होता है। क्या करना होता है साथियों? बट्टा समय करना होता है। देखो आपका कमेंट के माध्यम से जवाब आना चाहिए कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कभी आपको किसी परिभाषा में दर ना मिल जाए तो आपको क्या करना है? बट्टा करना है। फिर देखो स्टार्टिंग में आपको नाम क्या मिल रहा है? संवेग परिवर्तन। तो आपको क्या करना है? संवेग परिवर्तन करना है। इसका मतलब संवेग परिवर्तन बट्टा समय। क्या हो गया अपने पास? संवेग परिवर्तन बट्टा समय। ये किसके समानुपाती होता है? ये बल के समानुपाती होता है। तो मैंने क्या कर दिया? समानुपाती F। नमस्ते नमस्कार राहुल जी, नमस्कार। सूरज जी हाँ आपको समझ आ रहा है, बढ़िया बात है। देखो संवेग परिवर्तन बट्टा समय समानुपाती क्या होता है? F होता है। अब एक बार गौर करिएगा आप, एक बार कमेंट को छोड़ करके एक बार स्क्रीन पर फोकस करिए। देखो अपन को चीजें समझनी है
तो आप अगर समझोगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर रखनी होगी। देखो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, m गुणा v होता है। क्या होता है, m गुणा v होता है। मैं आपको बता देता हूं कि द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। सपोज करो कि ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, अगर इस मार्कर को मैं फेंक देता हूं, क्या इसका वजन घट जाएगा क्या, क्या इसका वजन घट जाएगा क्या? लेकिन आपको पता होगा कि अगर मैं इस मार्कर को फेंक रहा हूं तो क्या इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आया क्या? आप कहोगे हां सर बिल्कुल आया है, क्योंकि अभी मेरे हाथ में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और जैसे ही मैं इसको गति प्रदान करूंगा क्या इसके वेग में परिवर्तन नहीं आएगा क्या? आएगा। इसका मतलब परिवर्तन हमेशा वेग में आएगा, द्रव्यमान में नहीं आएगा। तो अपन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, m v2 माइनस v1 बट्टा t समानुपाती f। अब आपको पिछली क्लासों से याद आया होगा, मैंने आपको यह बताया था कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब एक बार गौर करिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, F समानुपाती ma? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक बार कमेंट के माध्यम से आपका जवाब चाहूंगा मैं। क्या मैं F समानुपाती a लिख सकता हूं क्या? एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या ऐसा लिखना उचित है क्या? आप समझ पा रहे हो क्या? एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से मुझे यह कंफर्म कर दीजिए कि आपको यहां तक चीजें समझ आई है क्या, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, जल्दी से बताइए क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो F बराबर, ये जो समानुपाती का चिन्ह है, ये जो समानुपाती का चिन्ह है, इसको ऊपर क्या करते हैं, हमेशा हटाते हैं, और हटाने के बाद यहां पे क्या आता है, एक नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक। अगर मैं बात करूं यहां पे k की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहां पर k की वैल्यू कितनी है साथियों, 1 है। तो यहां पे F बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। ये मैंने सारी की सारी कहानी आपको लास्ट टाइम पे बताई थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, अभी मैंने आपका रिवीजन कराया है। अब अपन बढ़ते हैं 3 नंबर पे। न्यूटन की गति का तीसरा नियम अपन पढ़ते हैं। देखो साथियों, आपको पता होगा न्यूटन की गति के तीसरे नियम में मैंने आपको क्या लिखवाया था। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। फिर कमेंट बंद हो गया। देखो अगर मैं बात करूं तीसरे नियम की, तो तीसरा नियम अपने पास क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर मैं इसमें बात करूं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में, तो एक बार गौर करिएगा आप, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब अपन को क्या समझ आएगा, देखो जो योगी नाम के लड़का है कमेंट के माध्यम से पूछ रहा है कि सर दोबारा समझाइए। देखो अपन दोबारा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार क्या करना, इस वीडियो के पीछे चले जाना, और जब ये सेव होकर के ऐप में आ जाए तो आप आराम से देख सकते हो। अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब से मैं कमेंट के माध्यम से आपका जवाब देता रहूंगा और आपकी तरफ ध्यान देता रहूंगा। देखो एक बार यहां समझिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई आपको एक थप्पड़ देता है तो आप डेफिनेटली उसको 2 थप्पड़ जरूर मारोगे। इसका मतलब अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आप डेफिनेटली उसको क्या करोगे, चोट पहुंचाओगे। इसका मतलब क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर वो कोई आपको आप पर एक्शन लेता है तो आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन लोगे। ये क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, सपोज करो कि कभी आपने जीवन में नाव देखी होगी,
आपने जीवन में नाव देखी होगी। अगर मैं नाव की बात करूं तो नाव के अंदर क्या होता है? देखो, नाव इस प्रकार से पानी के अंदर तैरती है। नाव पानी के अंदर तैरती है। आपने नोटिस किया होगा, ये नाव तभी आगे बढ़ेगी, ये नाव तभी आगे बढ़ेगी जब आप पतवार से पानी को क्या करोगे? पीछे धकेलोगे। मतलब पतवार से पानी को पीछे करना। अगर आप पतवार से पानी को पीछे करोगे ना, तभी नाव क्या होगी बताओ? आगे जाएगी। तभी नाव क्या करेगी बताओ? आगे जाएगी। अब मुझे एक चीज बताइए आप, क्या मैं अगर पतवार से पानी को पीछे ना करूं तो क्या नाव चलेगी क्या? देखो, पॉसिबिलिटीज अपने पास हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि कागज की नाव भी क्या होती है? चल जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि सपोज करो कि पानी ये बह रहा है और पानी की दिशा इधर है और आप कागज की नाव छोड़ दोगे, वो अपने आप चली जाएगी। इसका मतलब वो बहाव के कारण संभव हुआ है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जब आप पतवार से पानी को पीछे फेंकोगे तभी नाव क्या करेगी? आगे जाएगी, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अर्थात अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या हो जाएगा? नाव का चलना। अब अपन क्या करते हैं? 2 नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। 2 नंबर का एग्जाम्पल अपने पास क्या है? सर कमेंट दिख नहीं रही, क्या बात है? बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, बॉल थ्रो करने पर वापस आती है। देखो, आप जो बोल रहे हो ना, बॉल थ्रो करने पर वापस आती है, हाँ आपका बिल्कुल एग्जाम्पल सही है। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, जब आप बॉल को फेंकते हो वो वापस आती है, इसका मतलब एक चीज ये भी मानिएगा, उसमें प्रत्यास्थता का गुण भी होता है, इलास्टिसिटी को क्या करना। जैसे सपोज करो कि मैं चल रहा हूं, मेरा मूवमेंट ऐसे हो रहा है, तो मेरा मूवमेंट तभी संभव होगा जब मेरे पैरों को मैं पीछे की ओर धकेलूंगा। जब मैं मेरे पैरों को पीछे की ओर धकेलूंगा ना, तभी अपन आगे बढ़ पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज होती है ना, उसकी क्रिया अगर अपन करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया डेफिनेटली होगी। देखो, एक बार दोबारा समझिएगा, हो सकता है कि आपको नाव का एग्जाम्पल ना समझ आया होगा, ऐसा अपन एज्यूम कर सकते हैं। चलो अपन दूसरे नंबर के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूं। देखिएगा 2 नंबर का एग्जाम्पल अपने पास क्या है। कभी आपने जीवन में बंदूक तो देखी ही होगी, आपने कभी जीवन में बंदूक तो देखी ही होगी। जब बंदूक से गोली निकलती है ना, तो गोली जब आगे जाती है ना, तो बंदूक पीछे की ओर आती है। इसका मतलब बंदूक जब आगे जाएगी तो वो क्या रहती है? पीछे की ओर झटका मारती है। इसका मतलब बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका महसूस होना। अब जब अपन पहली बार सेना में भर्ती होते हैं और अपन पहली बार जब रिवॉल्वर चलाते हैं, तो हमें यह सलाह दी जाती है कि आप उस रिवॉल्वर को कंधे से सटा करके रखें, आप उस रिवॉल्वर को कंधे से सटा करके चलाएं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसी सलाह क्यों दी जाती है? उसका कारण सुनिए आप। सपोज करो कि आप ऐसे रिवॉल्वर चलाते हो, आपके हाथ में रिवॉल्वर है, ऐसे आपके हाथ में क्या है साथियों? रिवॉल्वर है। आपके हाथ में क्या है साथियों? रिवॉल्वर है। आप क्या करोगे? जैसे ही चलाओगे ना, आप जैसे ही बंदूक चलाओगे, जैसे ही गोली निकलेगी ना, वो बंदूक पीछे की ओर झटका मारेगी और जैसे ही झटका मारेगी आपका कंधा निकल सकता है। इसलिए पहली बार रिवॉल्वर जब भी चलाते हो तो आपको सलाह जरूर दी जाती है। तो आपको भी ध्यान रखना है, आपको भी क्या करना है साथियों? ये ध्यान रखना है। देखो, वीडियो रुक नहीं रही है, वो क्या है कि कैमरे का थोड़ा सा मूवमेंट हो गया था। अब बिल्कुल सही है क्या? एक बार बताइएगा, अब सही है क्या? बिल्कुल वीडियो रुकी नहीं थी, वीडियो बिल्कुल चल रही थी, आवाज आपके पास आ रही होगी। हुआ क्या था कि वीडियो जो कैमरा था, कैमरे की जो लोकेशन थी, जो मूवमेंट था, वो ऊपर की तरफ हो गया था, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, जबकि वीडियो रुकी नहीं थी। अपन आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, अपने पास 2 नंबर का एग्जाम्पल क्या है?
बंदूक से गोली का चलना। अब 3 नंबर की बात करता हूं। आपने जीवन में रॉकेट तो देखी ही होगी। अजय जी क्या अब भी वीडियो सही नहीं चल रही है क्या? सर पिक्चर स्टॉप हो गया है। अब बिल्कुल सही है, आप परेशान मत होइए, सब कुछ सही कर दिया गया है, एकदम क्लियर आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है आपको। एक बार आप स्क्रीन पर फोकस करिएगा। हाँ कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, उसकी वजह से हो गई थी प्रॉब्लम। अब बिल्कुल सही है, आप परेशान मत होइएगा, आप अपनी नजर स्क्रीन पे रखो। देखो पहला एग्जांपल अपन ने ये पढ़ा, 2 नंबर का अपन ने ये पढ़ा, 3 नंबर का मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं रॉकेट की। आपने रॉकेट तो देखी ही होगी। रॉकेट आगे तभी बढ़ती है जब पीछे धुआं निकलता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रॉकेट का चलना। इसका मतलब मेरे पास क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में क्या हो गए? 3 ये एग्जाम्पल हो गए। अगर मैं चौथे एग्जाम्पल की बात करूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मैं इसको सबसे अच्छी श्रेणी में मानता हूं। यहां पे बड़े बड़े धुरंधर मात खा जाते हैं, वो थोड़ी सी गलती की वजह से यहां पे इसका उत्तर कुछ और दे देते हैं। सर वीडियो रुक रुक के आ रहा है। बिल्कुल सही है, आप परेशान मत होइए कुणाल जी, सब कुछ सही चल रहा है। हो सकता है आपके मोबाइल में दिक्कत आ रही होगी, एक बार आप रिफ्रेश कीजिएगा। देखो अपने पास चौथा एग्जांपल क्या है? ऊंचाई से कूदने पर ऊंचाई से कूदने पर चोट का लगना। देखो ये एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे ही मैं यहां लिखता हूं कई लोगों को ये बातें हजम नहीं करती है। अंधेरा सा आ रहा है। राहुल जी एक बार रिफ्रेश कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। देखो ऊंचाई से कूदने पर चोट का लगना, सपोज करो कि आप किसी दीवार से या फिर छत से क्या करते हो, नीचे कूदते हो और नीचे रोड है, तो आपको पता होगा जैसे आप कूदोगे ना नीचे, तो आप क्या करोगे? रोड को चोट पहुंचाओगे। रोड आपको क्या करेगी? चोट पहुंचाएगी। रोड क्या करेगी? आपको चोट पहुंचाएगी। इसका मतलब आपने रोड को चोट पहुंचाई, रोड आपको चोट पहुंचाएगी। इसका मतलब ऊंचाई से कूदने पर चोट का लगना किसका उदाहरण होता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण होता है। अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था? मैंने आपको लास्ट वीडियो में यह बताया था, ऊंचाई से कूदने पर, ऊंचाई से क्या बोलना चाह रहे हो सुगंध जी आप? देखो ऊंचाई से कूदने पर चोट का कम लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट का कम लगना। देखो जब भी आपको यह बोला जाए ना कम लगना, तो वहां पे एग्जाम्पल किसका होगा? सेकंड नियम का होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो अपने पास चैप्टर का नाम क्या है? बल है। अपने पास चैप्टर का नाम क्या है साथियों? बल था। मैंने आपको बल की परिभाषाएं बताई। गुरुजी अब वीडियो एकदम टकाटक चल रही है, आपकी वॉइस भी अच्छी आ रही है। चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो चलो आगे शुरू किया जाता है। देखो अब कमेंटबाजी कोई नहीं करेगा, अपन पढ़ते हैं चीजों को। देखो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि बल क्या होता है। चलो एक बार दोबारा सीखते हैं, एक बार दोबारा सीखते हैं। अब मैं किसी का भी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा। देखो अपने पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आप जानते होंगे इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे सरकाना है तो मुझे बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं बल की परिभाषा आपको बताऊं, तो बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति में जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कर सकता है।
ये क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। देखो एक बार परिभाषा को समझने की कोशिश करना, एक बार परिभाषा को समझने की कोशिश करना। सर अब जक्कास चल रही है, अगर जक्कास चल रही है तो आप विष्णु जी कमेंट तो छोड़िए और सामने फोकस करिए। देखो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। सपोज करो कि ये अभी कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये रुका हुआ है, अगर मुझे इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लाना है तो मुझे इसके ऊपर यहाँ से क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे बल F लगाना पड़ेगा। इसका मतलब बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। अब मैं या लगा करके इसकी दूसरी परिभाषा बताता हूं आपको। द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं साथियों? बल कहते हैं। ये मेरे पास क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ये परिभाषा तो आपने पहले भी पढ़ी होगी। किसके गुणनफल की बात कर रहा हूं मैं? द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को। इसका मतलब F बराबर m इंटू ए। ये मेरे पास क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं बल के मात्रक की, अगर मैं बात करूं बल के मात्रक की, तो बल की अपने पास कई मात्रक होते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसके सीजीएस मात्रक की, अगर मैं बात करूं एमकेएस मात्रक की, अगर मैं बात करूं एसआई मात्रक की। अब एक बार गौर करना, मैंने आपको कभी इसका एसआई मात्रक क्या बताया था? सॉरी, आपको याद होगा मैंने पहले या दूसरी क्लास में ही आपको बल का एमकेएस मात्रक बताया था। अगर आपको याद है तो आप मुझे बताइए, केजी मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। क्या अपन ने यही पढ़ा था क्या? क्या अपन लोगों ने इसका मात्रक यही पढ़ा था क्या? केजी मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर हमने बिल्कुल यही पढ़ा था। तो चलो, आपने अगर यही पढ़ा था, इसको अब अपन को क्या करना है? सीजीएस में बदलना है। जब आप सीजीएस में बदलोगे ना आप इसको, तो किलोग्राम को क्या किस में लिखोगे? ग्राम में। मीटर को किस में लिखोगे? सेंटीमीटर में। बट्टा सेकंड स्क्वायर का क्या रहेगा? सेकंड स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इसके एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इसका एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? न्यूटन होता है। भूपेंद्र जी आप क्या बता रहे हो? पाउंड बता रहे हो, डाइन बता रहे हो? देखो हाँ, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। आप बल का सीजीएस मात्रक डाइन बता रहे हो, वो बिल्कुल सही बता रहे हो। देखो मैंने अभी आपको वो चीजें बताई नहीं है, अपन चलेंगे। देखो मैंने सीजीएस मात्रक क्या बताया? ग्राम सेंटीमीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। अगर मैं बात करूं किसकी? इसके सीजीएस मात्रक की, इसके सीजीएस मात्रक की, तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन। क्या होता है साथियों? डाइन होता है। अब अगर मैं बात करूं इसके एमकेएस मात्रक की, तो एमकेएस मात्रक तो इसका यही होता है। अब अपन को पहचान कैसे करनी है? देखो पहचान अपन ऐसे करेंगे, एम के एस। कैसे पता चला ये एमकेएस है? सीधा दिख रहा है अपन को। ये देखो सी जी और ये एस, ये भी अपन को पता चल गया कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। अब देखो इसका एक मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। ये आपको याद रखना है। अब एक चीज बता देता हूं मैं आपको, ये जो एसआई मात्रक होता है ना, ये एसआई मात्रक इस एमकेएस मात्रक का संशोधित रूप होता है। मतलब इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है? एमकेएस। या एमकेएस का सुधरा हुआ रूप क्या होता है? एसआई। तो मुझे पता है कि 1 केजी मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर बराबर कितना होता है?
1 न्यूटन होता है। बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन होता है। अब एक बार गौर करिएगा आप, क्या मैं 1 किलो को 1000 ग्राम लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे हाँ सर, हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। चलो, मैंने 1 किलो को 1000 ग्राम लिख दिया। राधे राधे विनोद जी, राधे राधे। अब मैं बात करता हूं मीटर की। मीटर को अपन सेंटीमीटर में कितना लिखते हैं, आप बताओगे? मीटर को हम सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। कितना लिखते हैं साथियों? 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। चलो, अब अपन वापस से मात्रा लिख देते हैं। केजी को किसमें बदला अपन ने? ग्राम में। मीटर को किसमें बदला? सेंटीमीटर में, बट्टा सेकंड स्क्वायर। आपको पता होगा सेकंड स्क्वायर समय का छोटा मात्रक है। क्या है? समय का छोटा मात्रक है। अब एक बार गौर करना, ये जो मेरे पास आया है, इसको क्या मैं 10 की पावर 5 नहीं लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे एक चीज बताइएगा आप, क्या 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5, देखो ये वाला क्या हो गया? 10 की पावर 5 हो गया। अब एक बार समझने की कोशिश करना आप, देखो यहां पे मात्रा क्या है? ये ग्राम सेंटीमीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। क्या ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर डाइन के बराबर नहीं है क्या? आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल बराबर है। तो एक बार देखिएगा, जब ये बराबर है ना, ये डाइन इसके बराबर है, तो अपन को कैसे क्या करना है? देखो, आपको पता है कि डाइन किसके बराबर है? उसके बराबर। तो क्या 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन नहीं होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप अपनी कॉपी में इसको छाप लीजिए। आप इसको अपनी कॉपी में छाप लीजिए। हाँ भूपेंद्र जी, या फिर जो भूपेश जी, जो भी हो, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 करिए। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, मैंने देखो यही किया है। इसका मतलब अपने पास ये डाटा आ गया। अब देखो, पेपर में कई बार क्या करता है, जो अपने पास एग्जामिनर होता है, वो अपने साथ गेम खेलता है। वो अपन से क्या पूछ लेता है? एक डाइन पूछ लेता है। एक डाइन बराबर कितना होगा? तो ये क्या करना, आप इसको बट्टे में लगा देना। आप जब बट्टे में लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 1 बट्टा 10 की पावर 5 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। अब एक बार गौर करना, ये जो मेरे पास था ना सारा का सारा, ये मेरे पास बल का मात्रक आ गया है। और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। और आप एक बार केवल और केवल स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से नोट कर लेना बाद में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं बल की, तो बल अपने पास कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मौलिक बलों की संख्या केवल और केवल कितनी होती है? 4 होती है। मौलिक बलों की संख्या केवल और केवल 4 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अपने पास जो मौलिक बल है, इन्हीं बलों से मिलकर के अन्य बलों के निर्माण होता है। तो मौलिक बल संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं अब मौलिक बलों की। अपन बात करते हैं किसकी? मौलिक बलों की। मौलिक बल संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अपन लिख लेते हैं, मौलिक बल संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर मैं पहले वाले मौलिक बल की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? पहले वाला मौलिक बल मेरे पास क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा विद्युत चुंबकीय बल। अगर मैं 4 नंबर की बात करूं, अगर मैं
4 नंबर की बात करूं तो मेरे पास 4 नंबर का मौलिक बल क्या हो जाएगा, प्रबल नाभिकीय बल। मेरे पास अगला क्या हो जाएगा, प्रबल नाभिकीय बल हो जाएगा। अब मैं अगर आगे बात करूं तो आगे देखना एक बार आप, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल कहां काम करता है, ये पूरे ब्रह्मांड में काम करता है, ये पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, सूर्य और पृथ्वी के मध्य आपको पता होगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर काटती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर काटती है। इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के मध्य एक आकर्षण बल लग रहा है, उस आकर्षण बल का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब देखो यहां पे नाम क्या लिखा हुआ है, नाभिकीय बल, और यहां पर भी नाम क्या लिखा हुआ है, नाभिकीय बल। एक तो दुर्बल होगा और एक क्या होगा, प्रबल होगा। अब देखो सूर्य और पृथ्वी के मध्य, सपोज करो ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ देता हूं तो आपको पता होगा ये हमेशा नीचे ही गिरेगा। कभी आपने सोचा है क्या, कभी आपने सोचा है क्या ये नीचे ही क्यों गिरता है, क्योंकि इसको ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती है, इसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। इसका मतलब कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, इसका मतलब वहां भी क्या काम कर रहा है, वहां भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। इसका मतलब कोई भी वस्तु वह पृथ्वी के मध्य भी कौन सा बल लग रहा है, कोई भी वस्तु वह पृथ्वी के मध्य भी कौन सा बल लग रहा है, अपने पास यहां भी, अपने पास यहां भी कौन सा बल लग रहा है, बताओ, यहां भी अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अगर मैं बात करूं नाभिकीय बल की, कौन से नाभिकीय बल की, दुर्बल नाभिकीय बल की, सॉरी, देखो इसका उत्तर अपने पास क्या हो सकता है, देखो यहां समझाता हूं एक बार आपको। ये मेरे पास क्या है, परमाणु है, ये परमाणु के बीच में क्या है, नाभिक है। आप जानते होंगे कि नाभिक क्या होता है, धनावेशित गोला होता है। नाभिक क्या होता है, धनावेशित गोला होता है, अर्थात इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, धनात्मक, तो ये तो धनात्मक होता है। इसके चारों ओर कौन चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन। अब देखना एक बार आप, इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर चक्कर काटता है तो इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, तो वही आकर्षण बल क्या कहलाता है, दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। तो मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य कौन सा बल लगता है, दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। अगर मैं बात करूं विद्युत चुंबकीय बल की, विद्युत चुंबकीय बल हमेशा कहां लगता है, आवेशों के मध्य लगता है। कहां लगता है साथियों, आवेशों के मध्य लगता है। कहां लगता है, आवेशों के मध्य लगता है। अपन आगे चलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहां लगता है, प्रबल नाभिकीय बल भी देखो, नाभिक आ रहा नाम, इसका मतलब ये भी नाभिक में ही लगता है। देखो ये परमाणु हो गया मेरे पास, अगर ये परमाणु हो गया तो आपको पता होगा इसके बीच में क्या होता है, धनावेशित गोला होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे पता है ये भी कि आप भलीभांति इस बात को जानते हो कि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। माइनस और माइनस भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस हो तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक चीज आपको समझ आई होगी कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब एक बार गौर करिएगा आप, सपोज करो कि एक ही प्रकार के आदमियों को अपन एक ही कमरे में छोड़ देते हैं तो उनमें मतभेद होना स्वाभाविक है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर समान चार्ज होता है। उनके गुण क्या होते हैं? सम्मान होते हैं। फिर क्या होते हैं? वो एक दूसरे को सह नहीं पाते हैं और उनमें झगड़ा होता है और वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, आप जानते होंगे हाइड्रोजन आवर्त सारणी में एक नंबर पे आता है। जितनी परमाणु संख्या होती है ना, उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे? एक प्रोटॉन होंगे। हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होगा साथियों? एक प्रोटॉन होगा। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे मेरे पास क्या होगा? सपोज करो कि मैं कोई ऐसा परमाणु लेता हूं, मैं कोई ऐसा परमाणु लेता हूं जिसकी परमाणु संख्या क्या है? 92 है। आपको पता होगा कि 92 अगर परमाणु संख्या है तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 92 ही होंगे। इसका मतलब एक छोटे से नाभिक के अंदर मैंने 92 क्या घुसा दिए? प्रोटॉन घुसा दिए। अब मुझे एक चीज बताइए, आप एक ही दौड़ के आदमियों को अपन एक ही कमरे में बिठा देते हैं, इसका मतलब सेम चार्ज वाले प्रोटॉनों को अपन एक ही छोटे से कक्ष में बिठा देते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? मतभेद होता है और वो निकल जाते हैं। लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ये नाभिक को छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। कैसी बॉन्डिंग है बताओ? मतलब समान चार्ज होने के बावजूद भी समान चार्ज वाले क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहां पर समान चार्ज होने के बावजूद भी उनमें बॉन्डिंग अच्छी है। वो एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जाते हैं, वो नाभिक को छोड़ करके नहीं जाते हैं। बॉन्डिंग अच्छी है उनके बीच में, अर्थात वो क्या है? अपने आप में प्रबल है। कैसे है बताओ? प्रबल है। तो ये प्रबल नाभिक के बल कहां लगता है? प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य लगता है। कहां लगता है? प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य लगता है। अब ये तो थे मेरे पास क्या? मौलिक बल। अब एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से कंफर्म कर दीजिए, क्या आपको मौलिक बलों के प्रकार समझ आ गए हैं क्या? एक बार कमेंट के माध्यम से कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको समझ आ गई है क्या चीजें? एक बार कमेंट के माध्यम से कंफर्म कर दीजिएगा, क्या आपके पास सब कुछ सही चल रहा है क्या? एक बार कमेंट करके मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या सब कुछ सही चल रहा है क्या? देखो, मैं यहां पर आराम से देख पा रहा हूं कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो जवाब आ गया, यस सर, यस सर। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको बलों के मौलिक बल बताए थे। मौलिक बल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आपको समझ आया होगा भली भांति। देखो, अब अपने पास और भी बल है। जैसे मैं बात करूं अभिकेंद्रीय बल, लेकिन ये मौलिक बल नहीं होता है, ये मौलिक बलों से मिलकर के बनता है अभिकेंद्रीय बल। देखो, अगर मैं बात करूं अभिकेंद्रीय बल की, अगर मैं बात करूं अभिकेंद्रीय बल की, अगर मैं बात करूं अभिकेंद्रीय बल की, देखो अपने पास क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। अब ये अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अब एक बार कमेंट छोड़ दीजिए, कमेंट बंद कर दीजिए, सॉरी, एक बार कमेंट बंद कर दीजिए। मैं आपको अभिकेंद्रीय बल समझाना चाहता हूं। देखो यहां पे एक बार नाम देखना, आप यहां पे नाम देखना, क्या लिखा हुआ है?
यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, अभी। देखो एक तो अभी ये होता है और एक अभी क्या होता है, ये होता है। इस अभी का मतलब तो क्या होता है, जस्ट। इसका मतलब जस्ट अभी की बात कर रहा है। और इस अभी का मतलब क्या होता है, की ओर। इस अभी का मतलब क्या होता है, की ओर। इसका मतलब ऐसा बल जो केंद्र की ओर लगे अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। मैं यहां लिख देता हूं, केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। देखो रोहित जी, आप पूछ रहे हो कि एक बार और बता दो प्लीज। देखो आप वीडियो जब ये ऐप के ऊपर आ जाएगा तो आप इसको बार बार देख सकते हो। आपको पता है हमारा टाइम आज वैसे ही बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है और आपका शेड्यूल 5 से 6 दूसरी क्लास का भी है, तो उसमें डिले ना हो इसलिए अपन चीज़ें को आगे करते हैं। आप वीडियो जब जैसे ही ऐप पर आ जाएगा उसके बाद देख लेना आराम से। अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है, केंद्र की ओर लगने वाला बल। अब देखो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करना कि आप है ना, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि केंद्र की ओर लगने वाला बल। देखो एक यहां पे क्या है, एक रस्सी है, या फिर आप एक हाथ से कुछ चीज को पकड़े हुए हो और ये मेरे पास क्या है, रस्सी है, और आपने यहां पे एक ऑब्जेक्ट लटका रखा है। आपने यहां पर एक ऑब्जेक्ट लटका रखा है। जैसे ही आप यहां पर इसको एक बल दोगे ना F, तो आपको पता होगा ये इस प्रकार से गति करेगा। ये इस प्रकार से पेंडुलम की तरह गति करेगा। किस प्रकार गति करेगा, पेंडुलम की तरह। अब एक बार गौर करना आप, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको चीजें समझ आएगी। देखो आपको ये स्पीकर दिख रहा होगा, देखो आपको ये स्पीकर दिख रहा होगा। अंजू बोल रही है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो आपको ये दिख रहा होगा, इसमें देखना ये जो स्पीकर दिख रहा है ना आपको, इसमें देखो ये पिंड नीचे लटका हुआ है। ये पिंड क्या है, ऐसे नीचे लटका हुआ है। जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, देखो ये पूरा का पूरा एक वृत्त के अंदर घूमता है। हाँ भूपेंद्र जी आप बिल्कुल सही बता रहे हो, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला mvt² ही होता है। अब मुझे एक चीज बताइए, देखो ये पूरा का पूरा आराम से घूम पा रहा है। जैसे ही मैं इसका अंतिम सिरा छोड़ देता हूं तो ये क्या करेगा, ये दूर जाकर के गिर जाएगा। देखो गिर गया है ना, ये मैंने जैसे ही अंतिम सिरा छोड़ा तो ये क्या करेगा, दूर जाकर के गिर जाएगा। इसका मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अब अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल अपने पास क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल अपने पास क्या होता है। मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पर, पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाना, पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाना। देखो पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाना, इसका मतलब क्या हुआ। देखो जैसे ही अपन इसको पकड़ते हैं, आपको पता होगा कि जब मैं पकड़ता हूं ना इसको, तो मेरी मांसपेशियां इसको खींचती है। इसका मतलब देखो आपको समझ आएगी चीजें। देखो ये क्या करता है, पूरे एक वृत्त को फॉलो करता है, पूरे के पूरे एक वृत्त को फॉलो करता है। सपोज करो यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये केंद्र है। अब ये केंद्र की ओर क्या करेगा, एक बल को महसूस करेगा। इस बल का नाम क्या होता है, खिंचाव बल। क्या होता है बताओ, खिंचाव बल। और यही खिंचाव बल क्या कहलाता है, यही खिंचाव बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगर मैं 2 नंबर के एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे पास, परमाणु के चारों ओर, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर काटना, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर काटना। चलो दिखाता हूं मैं आपको। ये अपने पास क्या है, परमाणु है। ये अपने पास क्या है, परमाणु है। इस परमाणु के बीचों बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, जो कि क्या होता है, प्रोटॉन होता है।
इसके चारों ओर कौन चक्कर काटता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। अब एक बात गौर करना आप, जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटेगा तो वो किसकी वजह से चक्कर काट रहा है? आपने कई बार देखा होगा कि जब आपको प्यार हो जाता है तो आप भी तो उसकी गलियों में चक्कर लगाते हो। इसका मतलब आप जब किसी से प्यार करते हो, इसका मतलब आप जब किसी को चाहते हो, आपका आकर्षण बल क्या होता है? उसके प्रति बढ़ जाता है। जब आपका आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो आप क्या करोगे? उनके इर्द गिर्द चक्कर काटोगे, उनको खोजने की कोशिश करोगे। इसी प्रकार से इसके अंदर होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो आपको पता होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण करने के कारण बार बार ये क्या करता है? इसकी परिधि को छोड़ करके नहीं जाता है, मतलब इनकी गलियों को छोड़ करके नहीं जाता है, इन्हीं के बार बार चक्कर काटता है। इसका मतलब परमाणु के चारों ओर चक्कर काटना। 3 नंबर का एग्जाम्पल है मेरे पास, मौत का कुआं। मौत का कुआं 3 नंबर पे मेरे पास क्या है साथियों? मौत का कुआं। देखो मैंने आपको आज क्या बताया? अभिकेंद्रीय बल बताया। मैंने आज आपको बल के प्रकार बताए, मैंने आज आपको बल के मात्रक बताए, और मैंने आज आपको बल की परिभाषाएं बताई। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अब थोड़े ही देर में आपकी अगली क्लास होने वाली है, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या सब कुछ सही चल रहा था ना आज? सुखबीर जी कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। चलो ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे। दूसरे सर इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में उनकी क्लास चालू हो जाएगी। चलो आज के लिए इतना ही। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब अपन अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप जाना।